तुम मेरे हो। सुहानी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसका पूरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बिस्तर पर औधे मुंह घिर गई। सुहानी लगभग 25 वर्ष की भरे पूरे शरीर वाली लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और होठ तो जैसे गुलाबी पंखुड़ियां। वो काफी अट्रैक्टिव थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR मैनेजर थी। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन घर का काम फिर ऑफिस का काम, सुहानी थक कर चूर हो जाती थी। और आजकल ऑडिट चल रहा है तो काम भी ज्यादा है। सुहानी ने सोच लिया कि आज मयंक घर आएगा तो उससे काम वाली के लिए बात करूंगी। 2 साल पहले सुहानी की शादी मयंक से हुई थी। मयंक बहुत अच्छे थे। वो सुहानी का बहुत ध्यान रखते थे। वो तो मना कर रहे थे कि जॉब मत करो, थोड़ा सा अपने लिए भी समय बचाओ, लेकिन सुहानी घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इसी वजह से उसने जिद करके जॉब कर ली, लेकिन अब ये जॉब उसके जान को मुसीबत बन गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद सुहानी उठी। उसने फटाफट घर का काम निपटाया। फिर अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहानी ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो पसीने से तरबतर मयंक खड़े थे। दरवाजा खोलते ही मयंक अंदर आ गया और सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। सुहानी पानी लेकर आई और पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो और इतना पसीना क्यों हो रहा है? मयंक ने पानी पिया और मुस्कुरा के बोला, वो लिफ्ट बंद थी ना तो सीढ़ी कर आ गया, इसलिए थोड़ा पसीना हो गया। कोई नहीं, कभी कभी सीढ़ियां भी चढ़नी चाहिए, हेल्थ ठीक ठाक रहता है। क्यों? हाँ वो तो है, सुहानी ने थकी हुई आवाज से कहा। क्या हुआ सुहानी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मयंक ने अपना हाथ सुहानी के माथे पर रखते हुए बोला। अरे तुम्हें तो बुखार चढ़ा है, चलो फटाफट डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मयंक चिंतित हो गया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आजकल ऑफिस से काम ज्यादा है तो थोड़ा थक गई हूँ, सुहानी बोली। अरे यार, तुम पता नहीं किस चक्करों में पड़ी हो। मैंने तो कहा है कि जॉब वॉब छोड़ दो, अपने शरीर का भी ध्यान करो, मयंक गुस्से में बोलता है। मयंक क्या करूंगी अकेले घर पे बैठ के, मम्मी पापा भी नहीं आ रहे हैं, जब से गए हैं मैं बोर हो रही हूँ। रोज तो बात करती हूँ मम्मी से, क्या बोलेगी, कब आएगी? मयंक ने पूछा। कह रही थी बहू एक शादी है, वही निपटा कर फिर आते हैं, सुहानी बोली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ काम मत करो, अब आराम करो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगा। एक पैरासिटामोल खा लो, बुखार खत्म हो जाएगा। अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि खाना भी नहीं बना पाऊँ, मुझे पता है आपको बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है, सुहानी बोली। हाँ, तुम कहाँ बीमार हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, मैं कब कह रहा हूँ तुम बीमार हो? और लपक के सुहानी के गोद में उठकर बेड पर लिटा देता है। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम एकदम हेल्दी हो, मयंक ने मुस्कुरा के तंज से बोला। लेकिन मेरी अर्धांगिनी, ये तुम्हारे पति परमेश्वर का आदेश है कि आज तुम खाना नहीं बनाओगी, समझी? मयंक ने प्यार से बोला। और वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाके मैं बोर हो गया हूँ, मयंक ने चुटकी ली। मयंक तुम रुको, अभी बताती हूँ तुमको, सुहानी ने मुस्कुरा के उठने का प्रयास किया। ना, लेटे लेटे ही बताओ क्या बताना है। मयंक ने उसे फिर लेटा दिया और खुद भी बगल में लेटा। अब बताओ क्या बताना था, मयंक की आंखें शरारत करती हुई बोली। सुहानी शर्मा गई, उसकी नजरें अनायास हो चुकी थी। कुछ नहीं बताना है, हटो, आपको तो हर वक्त रोमांस ही सूझता है, सुहानी ने मुस्कुरा के बोला और अपने हाथों से मयंक को हल्का सा धक्का दिया। अच्छा, मुझे हटाया जा रहा है अब, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। मयंक ने सुहानी को कस के पकड़ लिया और बाहों में भींच लिया। मयंक प्लीज छोड़ो ना, सुहानी कसमसा गई। पहले प्रॉमिस करो कि मुझे अपने पास से कभी नहीं हटाओगी, मयंक बोला। ओके बाबा, प्रॉमिस, नहीं हटाऊंगी, बस अब मुझे एक प्यारा सा किस दो, मयंक ने फिर बोला। नहीं, सुहानी ने झूठ मूठ का नकार दिया। तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मयंक ने सुहानी की ओर बोला। सुहानी ने तुरंत ही मयंक के माथे पर किस कर लिया। छी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो माथे पे किस करके जा रही हूँ? ऐसे नहीं, स्पेशल वाली, मयंक ने प्यार से कहा। उसकी आंखें शरारत से भरी थी। सुहानी ने उसे दोबारा लिप्स पर किस दे दिया और बोली, अब तो छोड़ दो प्लीज। ये हुई ना मेरी लवली बीवी वाली बात। अपना हाथ हटा लिया। सुहानी आजाद हो चुकी थी।
कि दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम भी ना मयंक पूरे पागल हो, सुहानी हंसते हुए बोली। पहले नहीं था, जब से तुमसे शादी हुई है तब से हुआ हूं, मयंक प्यार से बोला। दोनों अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं कॉफी बनाती हूँ, सुहानी ने बोला। और मयंक बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद सुहानी कॉफी और स्नैक्स के साथ हाजिर थी और मयंक भी चेंज करके लाउंज में आ चुका था। दोनों कॉफी पी रहे थे। मयंक एक बार मम्मी जी से आप बोलो ना आने के लिए, उनके बिना घर सूना सूना लगता है, सुहानी ने कहा। हाँ यार, सच में माँ के बिना अच्छा नहीं लगता, आज ही की बात करता हूँ। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अचानक से मयंक ने पूछा। क्यों, कुछ काम था? मैं तो ठीक हूँ, अब थोड़ा सिर दर्द भी कम है, मयंक ने कहा। मैं सोच रहा हूँ आज तुम भी घर पे आ गई हो और मैं भी घर पे जल्दी आ गया हूँ, तो कहीं घूम कर आए। अच्छा जी, क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, सुहानी खुशी से चहकती बोली। मयंक जी सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। क्या बताए, हम तो इसी प्यारी सूरत पर मर मिटे हैं, अब इसको प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? धत पागल, सुहानी शर्मा गई और मयंक का हाथ हटाकर अंदर भाग गई। मयंक पीछे से चिल्लाया, जल्दी रेडी होना और ज्यादा मत तैयार होना, नहीं तो नजर लग जाएगी किसी की। उसके होठों पे मुस्कुराहट थी। अभी आई, अंदर से आवाज आई। मयंक तैयार होकर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ अपडेट देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद सुहानी बाहर निकली। उसने गुलाबी रंग का सुंदर सा ड्रेस पहन रखा था और हल्का सा मेकअप, बाल ऊपर से बड़े और नीचे खुले थे और होठों पर गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक भी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मयंक उसे देखते ही सोफे पर लुढ़क गया और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ मयंक? वो घबरा के मयंक के पास आई और जल्दी से बोली, अब अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई भी देखते ही बेहोश ही हो जाएगा ना। मयंक ने शरारत में सिर्फ एक आंख मारकर कहा। तुम भी ना मयंक बहुत शरारती हो गए हो, सच में डरा दिया था मुझे, सुहानी ने गुस्से में कहा। मयंक ने प्यार से उसे बगल से कोहली भर लिया और बोला, चले अब बेगम साहिबा। जी बादशाह सलामत, सुहानी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और मयंक ने भी गाड़ी की चाबी ली और दोनों बाहर निकल गए। दोनों बहुत दिन बाद घूमने निकले थे, इसीलिए खूब मस्ती कर रहे थे। मयंक सुहानी को लेकर मॉल में पहुंचा। उन्होंने शॉपिंग की, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद दोनों इसी तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों एक जगह आइसक्रीम खाने के लिए रुके। तभी सुहानी की नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर उदासी थी और उस पर उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे कि किसी रास्ते में बाजार से खरीदा हो और कब से धुले नहीं हो। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और हाथ पैर एकदम काले हुए पड़े थे। सुहानी ने देखा और बुरा सा मुंह बना के दूसरी ओर देखने लगी। तभी मयंक की नजर भी उसी लड़के पर पड़ गई। वो चौंक गया और उसने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी अभी भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा उदास हो गया था, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से छुपा रखा था। मयंक ने सुहानी की तरफ देखा और बोला, सुहानी चलो अब घर चलते हैं। सुहानी ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और दोनों बिना कुछ बोले अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मयंक और सुहानी अपने घर लौट आए थे। दोनों ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गए, पर दोनों पता नहीं क्यों उदास थे। जब से दोनों ने उस लड़के को देखा है तब से किसी ख्याल में गुम थे। सुहानी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके आंखों के सामने 2 साल पहले का वो मंजर घूम रहा था। आज सुहानी की शादी थी। सुहानी के पिता आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से सुहानी को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर सुहानी खड़ी हो पाए। सुहानी बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी और सुंदर तो वो थी ही, इसलिए सुहानी की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हो गई। सुहानी के पिताजी ने अपनी समस्त जमा पूंजी सुहानी के शादी के लिए निकाल रखी। उनके आगे पीछे और कोई नहीं था सिवाय सुहानी के। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंगीन लाइट और फूलों से पूरा मंडप शादी के लिए तैयार करवाया गया। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। शहर का मशहूर केटरर्स खाने पीने का काम देख रहा था। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। सुहानी के पिताजी अपनी हिम्मत से ज्यादा खर्च किए थे।
सुहानी लाल सुर्ख जोड़े से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत ही सुंदर सजाया था। लाल कलर का जोड़ा जिस पर सुंदर दरदोजी और मोतियों का हैंडवर्क था और मैचिंग ज्वेलरी, हाथ में कोहनी तक भरी चूड़ियां और सुंदर सा बालों का डिजाइन सुहानी का रूप और निखर के आ रहा था। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई का शोर गूंजा। सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ गई। सुहानी के ससुराल वाले संपन्न थे, ये बात उनके बारात में भी दिख रहा था। और सुहानी का होने वाला हस्बैंड वो भी कुछ कम नहीं था। गोल भरा पूरा चेहरा, सूतवा नाक और उसकी जरी की कढ़ाई वाली शेरवानी जिसमें बहुत ही करीने से मोती और सितारे गूंथे हुए थे और सोने के बटन, कलबदार सुंदर सा टोपी, घोड़े पर बैठा हुआ किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। उसका नाम शिवम था। सुहानी की सहेलियां दूल्हे को देखकर अनायास ही आहें भरने लगी और सुहानी की किस्मत की तारीफ करने लगी। सुहानी के दिल में प्यार की उमंगें उठ रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए सुहानी के पिता आगे आए। सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो रहा था। तभी शिवम के पिता ने दहाड़े, ये शादी नहीं होगी। सभी भौचक गए। सुहानी के पिताजी भागते हुए आए और पूछने लगे, क्या हुआ समधी जी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? उनके चेहरे और हाव भाव ऐसे थे जैसे अभी रो देंगे। गलती? अरे आपने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। सभी रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती कर दी। शिवम के पापा गुस्से से उबल रहे थे। सुहानी के पापा ने कहा, समधी जी बताइए हमसे क्या गलती हुई है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। उनकी हालत खराब हो रही थी। अरे जाओ, आप क्या ठीक करोगे? ये खाना, ये पीना, क्या व्यवस्था की है? ना रुकने का, ना ऊपर से खाना, इतना घटिया कैसा व्यवस्था है आपका? समधी जी ऐसा ना कहिए, मैंने तो केटरर्स को वो सब कुछ दिया जो जो उसने मांगा। गुस्सा थूक दो। आपकी इज्जत हमारी इज्जत। सुहानी के पिता के आंखों में आंसू थे। अपने साथ मुझे ना घसीटे, हम तुम्हारे जैसे नीच नहीं है जो दरवाजे पर बुलाकर मेहमान को भरपेट ना खिला पाए। ऐसा पता होता तो हम तुम्हारे जैसे भिखमंगों के यहाँ शादी नहीं करते। शिवम के पापा अभी भी गुस्से में थे। बहुत सारे रिश्तेदार आसपास जमा हो गए। उन्होंने समझा बुझा के किसी तरह गुस्सा ठंडा किया। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन शिवम के पिताजी कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर जली कटी सुना देते। फेरों का समय हुआ। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। सुहानी किसी डरी सहमी गुड़िया की तरह सिमट सिमट कर चलती हुई मंडप में आई। उसकी सहेलियों ने उसे उसके पापा की हुई सारी बेइज्जती का हाल बता दिया। तभी शिवम के पापा ने कहा, फेरे तभी होंगे जब आप सारा सामान, जो जो बात हुई है उसे अभी के अभी यहाँ लेकर आइए। सुहानी के पापा ने कहा, जैसे आप कहें, मैं तो देने के लिए ही लाया हूँ। और उन्होंने सारा दहेज का सामान जो देना था मंगवा लिया। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, बेड, बिस्तर, पंखा, बर्तन, अलमारी और एक करिश्मा मोटर कार। लेकिन अचानक बाइक देखकर फिर शिवम के पिताजी भड़क गए और बोले, ये क्या है? मेरी और आपकी गाड़ी की बात हुई थी। सुहानी के पापा बोले, तो समधी जी ये रखी तो है। उन्होंने बाइक की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? ये गाड़ी है क्या? ये तो बाइक है। शिवम के पापा बोले, हाँ तो मैं इसी गाड़ी की बात करके आया था आपसे। सुहानी के पापा बोले, तुम्हें गाड़ी और बाइक का फर्क नहीं पता है क्या? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। अगर अभी के अभी यहाँ गाड़ी नहीं आई तो मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी भूल जाओ। शिवम के पापा गरज रहे थे। ऐसा मत कीजिए समधी जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपके बराबरी का नहीं हूँ। सुहानी के पापा रोते हुए बोले, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा अभी तो अभी मुझे गाड़ी चाहिए, बस। समधी जी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि गाड़ी दे पाऊं। जरा मेरी स्थिति पर गौर कीजिए। मेरी हैसियत नहीं है। जब हैसियत नहीं थी तो क्या और क्यों मेरे यहाँ शादी कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम कि तुम इतने भिखमंगे हो। शिवम के पिता आपे से बाहर हो गए। ऐसा मत कहिए समधी जी, मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा मत दो। सुहानी के पापा रोते हुए बोले। पूरी बारात आसपास ही सिमट आई थी। शिवानी मंडप में बैठी हुई थी। दुख से उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। उसने अपने पापा की बेबसी देखी और उसे सहन नहीं हुआ। जब आप ऐसे हैं तो बेटी कैसी होगी? देख ली तुम्हारी औकात।
जब हैसियत नहीं थी तो इतने बड़े घर में क्यों ब्याह करा रहे हो? किसी राह चलते भिखारी से या मजदूर से क्यों नहीं करवा देते अपनी बेटी की शादी? पता है मेरे बेटी की कमाई 1 लाख रुपए महीना है और तुम उसे फ्री में अपने बेटी के पल्ले बांधना चाहते हो। जब तक उसके लिए गाड़ी नहीं मंगाओगे फेरे नहीं हो पाएंगे। समधी जी, कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च कर दिया। मुझ पर रहम कर दो, मेरी पगड़ी आपके चरणों में है। सुहानी के पापा ने अपनी पगड़ी उतार के हाथ में लिया। रुक जाओ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब आपको और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सुहानी गरज कर बोली। पूरा मंडप सन्न रह गया। सुहानी चलती हुई अपने पापा के पास पहुंची और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, क्यों आप गिड़गिड़ा रहे हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है आपने? आपने अपने औकात से ज्यादा खर्च किया है, लेकिन ये बात इन दहेज के लालची लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये लड़की होश संभाल के बात कर, हम लड़के वाले हैं। शिवम के पापा गुस्से से दहाड़े। तो क्या ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने? ऐसी क्या खासियत है कि लड़की का बाप अपना खून बेचकर लड़के वालों की मांग पूरी करे? सुहानी किसी शेरनी की तरह घुर्राई। मेरे पापा जितना कर सकते थे उनसे ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन तुम लालची लोगों का पेट अभी भी नहीं भरा। खाना बेकार है। क्या मेरे पापा बनाने गए थे? कार चाहिए। क्यों? कार खरीदने की हैसियत नहीं है जो भीख मांग रहे हो? सुहानी गुस्से से बोली। बस बहुत हो चुका है। अब मैं अपने पापा के लिए एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती। तुम लोगों की हैसियत और पैसा मेरे पापा के इज्जत के सामने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ठोकर मारती हूँ मैं ऐसे घर को जो मेरे पापा का सम्मान नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे बेटे से शादी ही नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, सब के सब। और हाँ, अपने इस बेटे को ले जाओ और किसी मंडी में खड़े होकर बोली लगवा लो, क्या पता कोई खरीद ले। सब कोई सन्न खड़ा था, जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। बारात बिना दुल्हन के वापस जा रही थी। सुहानी अभी भी रोए जा रही है। अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा, आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाऊं। मेरे लिए किसी के पास गिड़गिड़ाने या रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे अभिमान हैं और मुझे गर्व है आप पर। आप इन स्वार्थी और लालची लोगों से मेरे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपके लिए तो इनके जैसों में जूती को ठोकर मारूं। बस आप बिल्कुल मत रोइए पापा। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी, सुहानी के पापा बोले। मेरा बेटा करेगा इस लड़की से शादी। तभी भीड़ में से किसी की रौबदार आवाज गूंजी। सब चौंक कर उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। पीछे अपने पड़े दहेज के लालची लोगों की मांग को देखकर सुहानी ने रिश्ता तोड़ लिया। अब आगे, मेरा बेटा करेगा इस लड़की से शादी। ये आवाज सबके कानों में बम बनकर घिरा। सब चौंक कर उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। सुहानी ने भी अपनी नजर घुमा के देखा। उसने देखा लगभग 50 साल का एक रौबदार चेहरा मुस्कुराता हुआ सुहानी की तरफ बढ़ रहा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, सुहानी के पापा के बचपन के दोस्त थे। सुहानी के पापा बोले, रंजित। तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। रंजित जी सुहानी के पास आए और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोला, जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। और फिर सुहानी के पापा की तरफ घूमे और बोले, यार किशन, बहुत दिन हो गए हैं, दोस्ती के क्या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देख, मुझे मालूम है तेरी बेटी के लायक मेरा बेटा नहीं है, लेकिन क्या मेरे नालायक बेटे को अपना दामाद बनाएगा? मुझे विश्वास है तेरी बहादुर और स्वाभिमानी बेटी उसे जरूर सुधार देगी। रंजित जी अभी भी मुस्कुरा रहे थे। किशन जी, सुहानी के पिता, की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वो भाव विभोर हो गए और बोले, यार रंजीते, तेरा बेटा और नालायक, तेरे दोनों बेटों के ऊपर पूरे गांव को नाज है। तू उन्हें नालायक बोल रहा है? अपनी बेटी को तेरे छत्र छाया में सौंपकर तो मैं बिल्कुल भी निश्चित हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे ही तू है। सुहानी को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उसका मायका है या ससुराल। मेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है जो उन जैसे लालचियों के चंगुल से बच गई, क्योंकि उसे तुम्हारे घर जाना था। मयंक बेटा, मयंक रंजित जी की आवाज सुनता है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक सुंदर सा नौजवान आगे आया। वो देखने में पढ़ा लिखा लग रहा था।
उसने गुलाबी कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, हाथ में घड़ी। काफी सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर था वो। और आते ही बोला, यस पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बुलाया है मैंने। अपने लिए बहू तलाश कर ली है। देख रहे हो वो गुलाब के फूल की तरह सुंदर सी लड़की? उन्होंने हाथ से सुहानी की तरफ इशारा किया। वो मेरे दोस्त की यानी कि किशन की बेटी है। बहुत ही बहादुर और समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। क्या बोलते हो? मयंक को पूरी सिचुएशन का पता ही नहीं था। उसने नजर उठा के सुहानी की तरफ देखा। उसका दिल धक से रहा था, क्योंकि सुहानी सच में गुलाब के फूल जैसी थी और पहली ही नजर में मयंक को पसंद आ गई। मयंक ने कहा, पापा, आपने जो मेरे लिए सोचा है मेरा भला जानकर ही सोचा होगा, क्योंकि आप मेरे बुरे के लिए सोच ही नहीं सकते। और रही बात सुहानी को पसंद करने की, तो भला कौन उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या बेटा? रंजित ने पूछा। मैं शादी से पहले 5 मिनट के लिए सुहानी से बात करना चाहूंगा, अगर आप लोग अलाउ करें तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, किशन जी ने तपाक से बोला। आखिर में ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, खूब सोच समझ कर लो। थैंक्स अंकल। और पापा आप? मयंक बोला। गो माय सन गो, रंजित ने भी मुस्कुराते हुए बोला। थैंक्स पापा। अब सुहानी और मयंक को पंडाल के एक हिस्से में अकेला छोड़ दिया गया। मयंक ने बात शुरू की सुहानी जी से। मैं जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ और मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मुझे आप और आपकी बातें और आपका अंदाज बहुत पसंद आया, इसलिए जब पापा ने शादी के लिए पूछा तब मैंने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी ढूंढ लूं आपसे अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। और हाँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मुझे हाँ बोल दिया तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी जो आप मुझे मिली है, क्योंकि पहली ही नजर में आप मुझे भा गई थी। अब आप बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करेगी? कोई टेंशन मत लेना, सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि मैं जानता हूँ सडनली किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सवाल मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। सुहानी अब तक मयंक की बातें सुनकर खामोश खड़ी थी। अब बोली, सच बोलूं मयंक जी, अगर आप मुझे इस तरह से लाकर मुझसे ना पूछते तो शायद मैं इनकार कर देती, लेकिन आपके इस तरह मेरी सहमति पूछना, इससे ये साबित होता है कि आप दूसरों को कितना सम्मान देते हैं और किसी के सहमति के बिना आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे। रही बात शादी की, तो मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरी तरफ से हाँ है। थैंक्स सुहानी जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जी थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, जो आपने हमें इस सिचुएशन से निकाला। सुहानी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे थैंक्स बोला जाए। वो आपसे शादी करने के बाद सोचेंगे। कोई गधा ही आपसे शादी को मना करेगा, और वो गधा मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। दोनों मुस्कुराने लगे। चले अब बाहर, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी चलिए, सुहानी ने उठते हुए कहा। दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए प्यार के अंकुर फूट पड़े थे। बस उसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचना था, जिससे ये इतना बड़ा हो जाए कि कोई भी ना तोड़ पाए। सुहानी और मयंक दोनों बाहर आए। दोनों ने हामी भरी थी और बंद हुई शहनाई फिर से बजने लगी। पंडाल का रौनक लौट आया। मयंक के पिताजी ने कहा, पंडित जी, अभी शुभ मुहूर्त में आप ब्याह करवा दो, बाकी हम घर पहुंचकर धूमधाम से दोबारा शादी कर देंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और शादी की रस्में की जाने लगी। शादी संपन्न हुई और ये सुनकर सबके जान में जान आई। मयंक और सुहानी सबसे पहले किशन जी के कदमों में आशीर्वाद के लिए झुके। किशन जी खुशी और गम से फफक फफक कर रो पड़े और दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। खुशी इस बात की थी कि इतनी मुश्किलों के बाद उनकी बेटी का विवाह हो गया, वो भी ऐसे अच्छे लोग और ऐसे अच्छे घर में जिसे वो बचपन से जानते पहचानते हैं। और गम इस बात का कि अब उनकी लाडली गुड़िया उनकी नहीं रही, पराई हो गई है। रंजित जी समझ गए और आकर किशन जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, यार किशन, तुम घबराओ मत, बहू नहीं
बेटी ले जा रहा हूं। जी समधी जी, किशन ने कहा। दोनों दोस्त मुस्कुरा पड़े, क्योंकि अब दोस्ती रिश्तेदारी में बन गई थी। मयंक और सुहानी ने रंजित के भी पांव छूकर आशीर्वाद लिए। रंजित जी ने मयंक से कहे, तो बरखुदार, अब नादानियां नहीं चलेगी, क्योंकि अब बहू आ गई है। घर में तो ध्यान रखना ही कि मैं तो अपनी बेटी की तरफ से ही बोलूंगा। अब थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मयंक शर्म से लाल हो गया। सुहानी को भी अंदर तक सुकून मिल रहा था, क्योंकि सच में मयंक के पापा में उसे अपने पापा दिखाई पड़े। सुहानी की विदाई हो गई। मयंक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सुहानी पीछे बैठी थी और रंजित जी अगली सीट पर मयंक के बगल में बैठे थे। रंजित जी ने मयंक की मम्मी को फोन कर दिया कि तुम्हारे लिए तोहफा ला रहा हूँ, आरती का थाल सजा कर रखो। घर में सब बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्या तोहफा ला रहे हैं। जब मयंक की गाड़ी के दरवाजे पर रुकी और मयंक की मम्मी को पता चला कि बहू आई है, वो खुशी से फूली न समाई। अचानक घर का माहौल बदल गया और चारों तरफ हर्ष और उमंग का संचार हो गया। नई बहू की आरती उतारकर मम्मी उन्हें अंदर ले गई। सबने सुहानी को पलकों पर बिठा लिया। तुरंत ही लाइट वाले फूल और घर को सजाने लगे, क्योंकि पंडित ने 4 दिन बाद सुहानी और मयंक के शादी का मुहूर्त रखा था। घर पर सारे वैवाहिक मंगलचार प्रारंभ हो गए। 4 दिन बाद धूमधाम से मयंक और सुहानी की दोबारा शादी हुई। सभी रिश्तेदार और दोस्त जब मयंक और रंजित जी की कहानी को सुनते तो सबकी नजरों में रंजित जी की इज्जत और भी बढ़ जाती। शादी में किशन जी भी आए थे। किशन जी तो बार बार अपनी गीली हुई आंखों को पोंछ रहे थे, लेकिन शायद ये आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में थी। सुहानी को आए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक घरवालों ने सुहानी को मयंक से मिलने ना दिया, क्योंकि उनका दूसरी बार विवाह होना बाकी था। मयंक को ये 5 दिन किसी 5 साल के बराबर लग रहे थे। उसका मन सुहानी से मिलने को बेताब था, लेकिन वो कसमासक के साथ रह जाता, क्योंकि कोई ना कोई सुहानी के पास बैठा होता और रात में सुहानी मयंक के माँ के पास ही सोती थी। पर आज सुहानी और मयंक की मिलन की रात थी। मयंक का कमरा मयंक की भाभी ने फूलों से सजाया और उसका बेड तो जैसे किसी राजकुमार का रथ हो। पूरा का पूरा गुलाब की पंखुड़ियां और सफेद बेला की खुशबू से पूरा कमरा भरा था। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम हल्के हल्के प्यार भरे नगमे गुनगुनाए जा रहा था और सुहानी बेड के बीचों बीच छुई मुई सी सिमटी बैठी थी। उसके दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ी हुई थी और शरीर की अलग ही रोमांच का संचार हुआ। वो बड़ी बेसब्री से मयंक का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी की ओर फिर दरवाजे की ओर देख रही थी। अचानक से दरवाजा खुला। मयंक मेहरून रंग की शेरवानी पहने अंदर आते सुहानी की दिल की धड़कन और बढ़ गई और पहले से ही सिमटी बैठी और सिमट गई। आज मयंक की और सुहानी के जीवन की वो अनमोल रात थी, जिसके रोमांच का इंतजार हर नवविवाहित को होती है और जिसकी मीठी यादें हमेशा पति पत्नी के दिलों में अपार आनंद और रोमांच की अनुभूति कराते हैं, चाहे उनकी शादी को कितने भी वर्ष क्यों ना हो। सुहानी लाल सुर्खे जोड़े में फूलों से सजे बेड पर किसी नाजुक गुड़िया की तरह छुई मुई सी सिमटी बैठी थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मयंक अंदर आया और उसने दरवाजे को बंद किया और सीधा सुहानी की तरफ बढ़ा। सुहानी को मयंक के पैरों की आवाज अपने पास आती एकदम साफ सुनाई दी। मयंक सुहानी के पास आकर बैठ गया। उसके भी दिल की धड़कनें आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। शायद दोनों का एक सा हाल था। दोनों चुपचाप बैठे थे, शायद बात कहां से शुरू करें ये नहीं सोच रहे थे। सुहानी, मयंक ने धीरे से पुकारा। जी, सुहानी बोली। चेंज कर लो, इतने भारी कपड़ों में कब तक बैठी रहोगी? मयंक ने प्यार से बोला। जी, अभी करती हूँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्यों? मयंक ने मुस्कुराकर पूछा। सुहानी शर्मगा गई और बोली, बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो जरा हम भी अपनी सुंदर और प्यारी पत्नी का सुंदर सा रूप निहार ले। और उसने सुहानी के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको जी, कहते हैं कि पत्नी का चेहरा पहली बार देखो तो कुछ देना चाहिए। सुहानी ने प्यार से बोला। मैंने तो अपना दिल पहले ही किसी मासूम और प्यारी सी लड़की के नाम कर दिया है, जो अब मेरी जिंदगी में बाहर बन के आ गई है। रही बात कुछ देने की, तो ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से
ये तुम्हारे जितना तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे पहन लोगी तो इसकी खूबसूरती शायद कुछ बढ़ जाए। ये कहते हुए मयंक ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक अंगूठी थी। बहुत ही प्यारा था। बॉक्स खोलते ही बीच में पड़ा छोटा सा हीरे का नग की रोशनी चारों तरफ झिलमिलाने लगी। सुहानी ने अपनी उंगली आगे कर दी। मयंक ने अंगूठी पहनाई और सुहानी की उंगलियों को पकड़कर सुहानी का हाथ चूम लिया। सुहानी ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया और बोली, आप तो बड़े चीटर हैं, आपने बिना इजाजत मेरा हाथ क्यों चूमा? अब सुहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी शरारत स्माइल आई। क्या करूं, इतना नाजुक और नरम हाथ देखकर दिल बेईमान हो गया। दिल ने कहा चूम ले तो मैंने चूम लिया, मयंक बोला। मयंक जी, दिल को समझाइए, क्योंकि अगर दिल ने किसी और को भी देखकर चूमने की जिद की तो मैं क्या करूंगी? जिसकी इतनी प्यारी और मासूम पत्नी हो वो क्यों भला कहीं और जाएगा? और को चूमने उसे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तो दिन रात बस तुम्हें देखूं तभी भी जी नहीं भरेगा। आज से काम धंधा सब बंद। अब मैं और मेरी पत्नी बस प्यार करेंगे और कुछ नहीं, मयंक ने बोला। अच्छा, सब आपको बीवी का गुलाम बोलने लगेंगे? तब सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, बोलने दो, आई डोंट केयर। मयंक ने ये कहते हुए सुहानी के गोद में सिर रख लिया और लेट गया। सच में सुहानी, मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई, क्योंकि तुम जैसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है, जो सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो और स्वाभिमानी भी हो। और मेरी भी मयंक, कि मुझे तुम मिल गए, पापा जी मिल गए। इन 5 दिनों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा ससुराल है। मम्मी जी तो मुझे अपनी बेटी जैसी थपकी देकर सुला रही थी। कह रही थी कि बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं। अब तू आ गई है तो मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। सुहानी की आंखों में आंसू के 2 बूंद ढलक कर आ गए। उसके गोरे गोरे गालों का चुंबन करने लगे। अरे ये क्या, अब तक बहुत रो लिया तुमने। अब मेरे होते हुए तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, मयंक आंसू पोंछते हुए बोला। भगवान जो करता है अच्छा करता है मयंक। अब देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मैं कहाँ होती और तुम कहाँ होते, सुहानी बोली। और मैं अपनी इस नई नवेली प्यारी सी, गोरी सी, लवली सी, मासूम सी, नाजुक सी, नरम सी, हॉट सी, सेक्सी सी बीवी की गोद में ना पड़ा होता, मयंक एक सांस में बोला। सुहानी खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, आप भी ना पूरे पागल हो, मयंक ने कहा। अच्छा, मैं पागल हूँ, अभी बताता हूँ एक पागल क्या कर सकता है। और अचानक उड़कर बैठ गया और सीधा सुहानी की बाहों में भर लिया। सुहानी इसके लिए तैयार नहीं थी और बेड पर पीछे लुढ़क गई। उसके ऊपर मयंक भी लुढ़क गया। मयंक प्लीज छोड़ दो ना। बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूं ना, तो अब ये पागल पागलों वाली हरकत करेगा, अपने लवली सी बीवी को प्यार करेगा। अच्छा सॉरी, यू आर जीनियस। ओके, अब छोड़ दो, चेंज करने दो। पहले कंपेंसेशन दो जो पागल बोला है, मयंक प्यार से बोला। उसकी आंखों में शरारत थी। क्या चाहिए, सुहानी ने पूछा। किस, मयंक ने बोला। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। सुहानी की सच में लज्जा से नजर झुक गई थी। तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मयंक ने कहा। अब वो भी सुहानी के ऊपर लेटा हुआ था। अच्छा पहले आंखें बंद करो, सुहानी ने कहा। मयंक ने आंखें बंद कर ली और अपने जीवन के प्रथम किस की प्रतीक्षा करने लगा, जो उसकी प्यारी बीवी उसे करने वाली थी। मयंक का बंधन थोड़ा सा ढीला हो गया और सुहानी के तुरंत मयंक को अपने ऊपर से बगल कर दिया और तुरंत उठ गई। मयंक जब तक कुछ समझ पाता तब तक सुहानी खिलखिलाती हुई बाथरूम में घुस चुकी थी चेंज करने के लिए। मयंक का इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो गया, लेकिन इंतजार के बाद ही प्यार का असली आनंद मिलता है, और इंतजार के बाद जो मिलने का मजा होता है ये वही समझ सकते हैं जिसने इंतजार किया हो। मयंक सुहानी की चालाकी पर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन मिलन का रोमांच महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो सुहानी रात और उस सुहाने पल की शुरुआत हो चुकी थी जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। वो बेसब्री से सुहानी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुहानी बाहर निकली। उसने अपने सारे भारी कपड़े उतार दिए थे और उसकी जगह पर हल्का सा फुलोवर डाल दिया था। उसके बाल खुले थे और धुला सा चेहरा जैसे कमल की पंखुड़ियां लग रही थी। वो मुस्कुराती हुई आई और उसने अपना सारा सामान अलमारी में रखा। मयंक झूठ मूठ का मुंह फुला के बैठा था। सुहानी अदा से चलती हुई मयंक के पास आई
और बोली, गुस्सा हो गए? मयंक ने कुछ नहीं बोला। सुहानी बोली, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपका ये अधिकार है कि आप अपना अधिकार दिखा के कहें कि तुम मेरे हो। इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मयंक कुछ नहीं बोला। तभी सुहानी ने झपट कर मयंक को अपनी बाहों में भर लिया और चुम्बनों की बौछार कर दी। मयंक ने भी सुहानी को अपने सीने से चिपका लिया और उसने भी सुहानी के गुलाबी लिप्स को अपने होठों के बीच दबा लिया। दोनों के दिल तो तिलमिल हो चुके थे। जिस्म के मिलन की बारी थी। मयंक ने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब तूफान के आने की आहट हो चुकी थी, जो इनके बीच की हर शर्म हया झिझक को भुला ले जाएगी। भूलने वाली रात की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब थे और उनका हक भी था। सुबह मयंक तो देर तक सोता रहा, लेकिन सुहानी उठ गई थी और उठकर वो नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उसने सबके लिए चाय बनाई और सबको देखकर मयंक के कमरे में चाय लेकर पहुंची। उसने चाय टेबल पर रख दी। मयंक अभी भी सो रहा था। उसने मयंक के कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाई और गालों पर हल्की सी किस की। मयंक की आंख खुल गई। उसने सुहानी को देखते ही झपट कर अपनी बाहों में भर लिया और अपने बगल लिटा लिया। सुहानी बोली, अब उठ जाओ प्यारे पतिदेव, देखो कितना समय हो गया है। ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। पापा जी जग गए हैं। अभी तक नहीं उठ पा रहा हूँ मैं, मयंक ने कहा। उठ भी जाओ, देखो गेट खुला है, कोई आ जाएगा। फटाफट उठो और चाय पी लो। मयंक बेमन से उठा, सुहानी को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? रात भर में आपकी ही साथ थी। सुहानी शरारत से बोली, हाँ तो जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो उसको क्यों दिन में देखने का हक नहीं है? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब उठो, चाय पी लो और जाओ तैयार हो जाओ, समझे मेरे क्यूट क्यूट हस्बैंड। ये कहते हुए सुहानी ने मयंक के गालों को हल्का सा दबा लिया। मयंक मुस्कुराता हुआ उठा और बाथरूम में चला गया। इस तरह मयंक की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मयंक के घर वाले बहुत ही अच्छे थे और सुहानी तो अपने व्यवहार से सबके दिलों से बस गई थी। 1 साल बाद मयंक की नौकरी लगी और उसे शहर में जाना पड़ा। सुहानी का अकेला जाने का मन नहीं था। तब मयंक ने मम्मी पापा को भी आने की जिद की। आखिर में दोनों मना नहीं कर पाए और उन्होंने भी आना पड़ा। उन्होंने आकर सारा कुछ सेटअप करवा दिया। सुहानी उनका पूरा ख्याल रखती और वो भी सुहानी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि मयंक की भाभी प्रेग्नेंट थी और सुहानी अकेले पड़ गई थी। उसने मयंक से कहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। सुहानी सो गई क्या? अचानक मयंक की आवाज सुनकर सुहानी चौंक गई, जैसे उसे किसी ने आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। उसकी तंद्रा टूटी। वो अपनी पुरानी बातों को सोचते सोचते कितनी दूर निकल गई थी, लेकिन अब वो वर्तमान में थी। नहीं, क्यों कुछ चाहिए था मयंक? सुहानी ने गर्दन घुमा के पूछा। नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मयंक, आज उस लड़के को देखकर अपनी पिछली जिंदगी, जिसे तुम्हारे और पापा ने प्यार से मैं कब भूल चुकी थी पता ही नहीं, फिर याद आ गई। सच में उस दिन पापा किसी भगवान की तरह आए थे। शायद भगवान ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा था, नहीं तो मेरा क्या होता पता नहीं। वो मयंक से प्यार से चिपक गई। मयंक सुहानी के बालों को अपने उंगलियों में सहलाते हुए बोला, अब बीती बातें भूल जाओ सुहानी और सो जाओ। देखो बहुत रात हो गई है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुहानी मयंक के गले में बाहें डालकर सो गई। मयंक ने भी उसे चिपका लिया और हल्की हल्की थपकी देने लगा। सुहानी को ऐसा लगा जैसे किसी मजबूत पेड़ की छाव तले एकदम से सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी और वो नींद की आगोश में समा गई। थोड़ी देर बाद मयंक भी सो चुका था। अगली सुबह सुहानी और मयंक की वही रूटीन फिर से शुरू हो गई। मयंक और सुहानी दोनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। रास्ते भर मयंक उस रेस्टोरेंट के पास बैठे उस लड़के के बारे में सोच रहा था। हो ना हो वो वही था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। उसकी गाड़ी अनायास ही उस रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ चुकी थी। वो पहुंचकर उसने गाड़ी पार्क की और उतरकर चारों तरफ नजर घुमाया, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं दिखा। उसने आइसक्रीम वाले से जाकर पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो नहीं जानता। मयंक ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने छोड़ दिया और ऑफिस चला गया। पर ऑफिस पहुंचकर भी उसका दिमाग उसी लड़के में अटका था।
और उधर घर पर सुहानी भी उस लड़के के ख्यालों में गुम थी। हो ना हो वो वही लड़का शिवम था, वही शिवम जिससे उसकी शादी होते होते रह गई थी। लेकिन इस तरह सड़क पर उसके बाप तो चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए कमाता है। फिर क्यों शिवम किसी भिखारी की तरह घूम रहा था? सुहानी का दिमाग ना चाहते हुए भी बार बार शिवम की तरफ घूम जाता था। वो ऑफिस पहुंची, लेकिन आज उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका दिमाग कहीं गुम था। उसने सर को झटक दिया और सारे ख्यालों को बाहर फेंका, फिर अपने कामों में जुट गई। लंच टाइम में उसने मम्मी को फोन किया और बोली, मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी, सुहानी बोली। क्या हुआ, ठीक तो नहीं लग रही हो? मयंक ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हल्की सी तबीयत खराब है बस। तो बेटा ध्यान रखो ना अपना, तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो अपना। रखती हूँ ना मम्मी, बस आप आ जाओ, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है यार, मुझे भी बुला लो प्लीज मम्मी, सुहानी ने रिक्वेस्ट की। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से आज बात करती हूँ, ओके? तुम घबराओ मत, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाओ, ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखना। अब सुहानी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। शाम को ऑफिस से ऑफ होने के बाद वो घर के लिए निकली। उसका मन फिर शिवम के बारे में सोचने लगा। थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तभी अचानक उसने देखा एक लड़का सड़क पर गिर पड़ा था। सुहानी ने जल्दी से गाड़ी रोक दी और उतर के इस लड़के के पास पहुंची। जैसे ही झुक के वो उस लड़के को चेक करने लगी, वो लड़का झपट के खड़ा हो गया। जब तक सुहानी कुछ समझ पाती, उसके हाथों की हथेलियां ढक्कन की तरह सुहानी के मुंह पर चिपक गई थी और एक बड़ा सा चाकू उसकी गर्दन पर लग गया। सुहानी गूगू करने लगी और छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन लड़के की पकड़ बहुत मजबूत थी। लड़का सर्द स्वर में बोला, चुपचाप खड़ी रहो वरना गर्दन काट दूंगा, और अगर चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा चेहरा पहचानने में नहीं आएगा। सुहानी सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखें दहशत से फटी जा रही थी। तभी सुहानी ने देखा कि 3 लड़के जो झाड़ियों में छुपे हुए हैं निकल उन सबके चेहरे पर एक शैतानी हंसी नृत्य कर रही थी। सुहानी का डर से बुरा हाल था। अभी भी सुहानी का मुंह बंद ही था। उसने गूं गूं करते हुए मुंह खोलने की कोशिश की। वो लड़का जिसने उसे पकड़ रखा था बोला, देख तेरा मुंह तो खोल रहा हूँ, लेकिन अगर जरा भी चू चपड़ की तो ये चाकू तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। सुहानी ने गर्दन हिला के हाँ बोला। उसने सुहानी का मुंह छोड़ दिया। मुंह छोड़ते ही सुहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब थोड़ा सामान्य हुई तो उसने चारों लड़कों को देखा और उस लड़के को देखते ही चौंक गई जिसने उसका मुंह पकड़ा था, क्योंकि वो और कोई नहीं शिवम था। अनायास ही उसके मुंह से निकला, शिवम तुम? वो लड़का अपना नाम सुनते ही चौंक गया। उसने ध्यान से सुहानी को देखा। थोड़ी देर बाद सुहानी को पहचान गया और अब उसके चेहरे की शैतानियां थोड़ी और बढ़ गई। वो ढिठाई से बोला, ओह तो तुम हो, बहुत अच्छा लगा। अपने हर बेइज्जती का हिसाब तुमसे भरपूर लूंगा। जो शादी करके तुमसे हासिल होता, आज वो मुझे तुमसे हासिल होगा। और अपने दोस्तों से बोला, तुम्हें जो गहने लेने हैं ले लो, मुझे तो सिर्फ इससे कुछ और लेना है, इससे मेरी पुरानी जान पहचान है। उसकी आंखों में दुनिया भर की मक्कारी सिमट आई थी। सुहानी उसके इरादे समझकर डर गई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। सुहानी इस सिचुएशन से निकलने का उपाय सोचने लगी। उसने प्यार से कहा, शिवम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली थी, थोड़ी सी तो लिहाज रखो। शिवम की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, चुप कर साली, तेरी ही वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख आज मैं क्या से क्या हो गया। उस दिन तूने मेरी बेइज्जती की, आज उसका हिसाब तुझसे चुकाऊंगा। उस दिन तू मेरी बीवी बनते बनते रह गई, आज तुझे बिना ब्याह के ही अपनी बीवी बनाऊंगा। दोस्तों तुम अपना अपना हिस्सा ले लो। तीनों दौड़ पड़े, सुहानी के सारे गहने उतार लिए। सुहानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरदस्ती उसका सारा गहना उतार जा चुका था। अब तुम लोग जाओ। तभी अचानक से एक गाड़ी आती हुई दिखी। शिवम ने झट चाकू सुहानी के पेट में लगा दिया और मुंह बंद करके रोड के किनारे ले जाने को कहा। सुहानी छटपटाने लगी। शिवम के दोनों साथी सुहानी को जबरदस्ती उठा के किनारे ले गए। अब सुहानी सड़क से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। शिवम उसके पास आ गया और बोला, क्यों रानी, आज तेरा ये बिन ब्याह पति तुझसे मिलने आया है, तुम खुश नहीं हो? आ जाओ,
आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। सुहानी ने कहा, देखो शिवम, तुम जानते हो कि मैंने जो किया क्यों किया। अब मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज मुझ पे रहम करो और छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? अरे तुम्हारी वजह से आज भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारी ही घमंडी वजह से उस दिन मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुझे छोड़ दूं? आज अपनी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। आज तुझे रौंद के तेरे नरम नाजुक होठों को रस पीऊंगा और तेरी इस मदमस्त जवानी को निचोड़ दूंगा। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तब तुझे पता चलेगा कि किसी मर्द की बेइज्जती का क्या अंजाम होता है। शिवम की आंखों में नफरत की ज्वाला धधक रही थी। अब सुहानी का सब्र जवाब दे गया। उसने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तेरे जैसे घटिया, गंदे और नीच आदमी से मेरी शादी नहीं हुई। तेरा यही असली चेहरा है। तू बहुत बड़ा मर्द बनता है, किसी अकेली लड़की को इस तरह धोखे से पकड़कर अपने आप को मर्द कहलाता है। थू है तुझ पर और थू है तेरी मर्दानगी पर। आज तक मैं तेरे लिए सोचती थी कि शिवम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेचारा अपने बाप के लालच की भेंट चढ़ गया। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज सब गलतफहमियां दूर हो गई मेरी। अब मुझे कोई ग्लानि नहीं है जो मैंने उस दिन किया। चटाक! शिवम ने गुस्से से एक जोर का चाटा सुहानी को जड़ दिया। साली बहुत बोलती है, आज तेरी सारी बोलती बंद कर दूंगी। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर शिवम सुहानी के पास आया और जबरदस्ती उसके दुपट्टे को खींचने लगा। सुहानी ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने सुहानी को कसकर पकड़ रखा था। उसने जबरदस्ती सुहानी के कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया और बहुत ही अश्लील और कामुक शब्दों का प्रयोग करने लगा। सुहानी छूटने की असफल कोशिश करने लगी। जब शिवम सुहानी के कपड़े उतारने में नाकाम रहा तो उसने सुहानी के कपड़ों को पकड़कर फाड़ दिया। सुहानी अर्धनंग हो गई थी, उसके अंतर्वस्त्र दिखाई देने लगे थे। तभी सुहानी ने अचानक अपना दाहिना पैर चला दिया, जो जाकर शिवम के टांगों के बीच शिवम के नाजुक अंग पर पड़ा। शिवम दर्द से चीखा और दर्द से वहीं बैठ गया। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। सुहानी ने उसे धक्का दे दिया और सरपट सड़क की तरफ भागी। वहां पर उसकी गाड़ी नहीं थी, शायद उसके साथी गाड़ी भी ले गए थे। उसको कुछ नहीं सूझा और उसने जिधर उसका ऑफिस था उधर ही भागना शुरू कर दिया। शिवम जो जब थोड़ा दर्द से राहत मिली तो वो उठा और उसने देखा सुहानी भाग रही थी। आज जल्दी से पीछा करूंगा उसका, पर दर्द से उसको चला नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे सुहानी के पीछे भागा। सुहानी अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि उसका कपड़ा फट गया है और वो सिर्फ अपने अंत वस्त्रों में भाग रही थी। इस समय उस जगह की बहुत दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, पर एक बस थी वहां। शिवम थोड़ी देर बाद सुहानी के पीछे भागना बंद कर चुका था, क्योंकि आगे बस्ती शुरू हो जाती। वो जल्दी से अपना बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाना चाहता था और उसने वही किया। सुहानी भागते भागते थक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे शिवम कहीं नहीं नजर आया। उसकी सांस भागते भागते किसी धोखनी की तरह चल रही थी। वो रुक गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। उसे होश आया कि उसे तन पर कोई कपड़े है ही नहीं। उसने तुरंत ही नजर दौड़ाई और सामने लगभग 100 मीटर दूर उसे कुछ बच्चे खेलते नजर आए और पास में ही घर था। वो अपने दोनों हाथों की कैंची बनकर अपने अंगों को छुपाते हुए उस घर की तरफ दौड़ लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद उस घर से कोई मदद मिले। मयंक की ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पर ताला लटका था। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर देर तक आना होता तो सुहानी उसे कॉल कर देती, पर आज फोन नहीं आया और सुहानी अभी तक आई भी नहीं। खैर, उसने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और अंदर पहुंचा। उसने सुहानी को फोन किया, लेकिन सुहानी के कॉल बज रहे थे, पर कोई उठा नहीं रहा था। उठाता भी कौन, क्योंकि फोन तो उसके पर्स में था और पर्स गाड़ी में और गाड़ी उन लड़कों के पास। 2-3 बार फोन मिलाने के बाद भी जब फोन नहीं उठा तो मयंक ने सुहानी की कंपनी में फोन किया। रिसेप्शन से एक मीठी आवाज आई, पल्लवी स्पीकिंग फ्रॉम स्पाउ इंडिया लिमिटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मयंक ने कहा, मैम प्लीज ट्रांसफर योर कॉल टू HR डिपार्टमेंट, आई वॉन्ट टू टॉक विद सुहानी, शी इज माई वाइफ। ओके सर, जस्ट अ मिनट। थोड़ी देर बाद वापस पल्लवी की आवाज आई, सर शी इज ऑन लीव at 6 PM. She is not available in the office. Okay, thanks. अब मयंक को चिंता हो रही थी। सुहानी ने 6 बजे ऑफिस से निकल गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। 8 बजने वाले हैं
उसके ऑफिस से घर की दूरी लगभग 30 मिनट की ही है। कहाँ गई होगी? मयंक ने वापस फोन मिलाया, लेकिन अब फोन ऑफ जा रहा था। मयंक का मन घबरा गया, कहीं कुछ दुर्घटना। वो सिहर गया। मयंक एक झटके से उठा और फ्लैट को लॉक करके वापस बाहर निकल गया। वहां सुहानी के ऑफिस जाने लगा। सुहानी उस घर के सामने पहुंची और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक 14 साल की लड़की बाहर निकली। उसने सुहानी को ऐसे देखा और चौंक गई। उसने खड़े खड़े ही अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी जल्दी आओ। उसकी मम्मी बाहर आई। वो औरत करीब 45 साल की हष्ट पुष्ट महिला थी। रंग सांवला लेकिन अट्रैक्टिव था। उसने भी सुहानी को इस हालत में देखा और चौंक गई। वो समझ गई कि जरूर इस लड़की के साथ कोई दुर्घटना घटी है। उसने बिना कुछ कहे सुहानी को अंदर किया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने सुहानी को बिठाया और फिर अपनी बेटी को आवाज लगाई, जाओ जल्दी से पानी ले आओ। सुहानी घबराई हुई थी और अपने दोनों हाथों की कैंची अभी भी अपने सीने पर जमा के बैठी थी। उस औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों? सुहानी को जैसे थोड़ा सा सहारा मिला तो उसका सब्र का बांध टूट गया और वो उस महिला से गले लगकर फफक फकक कर रोने लगी। उस महिला ने उसके पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया और उसे चुप करवाने की कोशिश की। जब दिल का गुबार निकल गया तो सुहानी अलग हुई और उसने पूरी कहानी बताई। उस महिला ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम सुरक्षित हो, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड को फोन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम कपड़े पहन लो। और अब अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक सलवार कमीज था जो शायद उसकी बेटी का था। सुहानी ने बिना कुछ कहे वो कपड़े पहन लिए। वो कपड़े उसको टाइट थे, लेकिन कुछ ना होने से यही भला। सुहानी अब थोड़ी सहमी हुई थी और उसने हाथ जोड़कर कहा, आंटी मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आपके पास फोन है तो प्लीज मेरे हस्बैंड को फोन कर दे, वो परेशान होंगे। उस महिला ने फोन निकाला और सुहानी को दे दिया। सुहानी ने मयंक को फोन मिलाया। हेलो हेलो मयंक। सुहानी तुम कहाँ हो? मैं कब से परेशान हूँ। मयंक परेशान था। मयंक तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसने उस जगह का पता बताया। सुहानी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसका आवाज भरभरा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना सुहानी? तुम रो क्यों रही हो? मयंक ने सुहानी की आवाज सुनकर बोला, बात मैं बताऊंगी मयंक, अभी तुम आ जाओ बस जल्दी। हाँ बस 5 मिनट में आया, घबराओ मत। अगले 5 मिनट सुहानी के 5 घंटे के बराबर गुजरे। 5 मिनट में मयंक सुहानी की बिताई जगह पर पहुंच चुका था। सुहानी बाहर ही खड़ी थी। मयंक को देखते ही सुहानी दौड़कर मयंक के पास पहुंची और मयंक से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मयंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सुहानी को बड़े प्यार से चुप करवाने लगा। सुहानी बड़ी डरी हुई थी। अब तक जो उसने साहस जुटाकर इतना कुछ किया था, मयंक को देखकर उसकी वो हिम्मत अब खत्म हो गई और किसी छोटे बच्चे की तरह वो सुबक सुबक कर रोते हुए मयंक को कस कर पकड़ते हुए जी भर कर रोने के बाद सुहानी जब थोड़ा सा सामान्य हुई तो मयंक ने उसे अपने से अलग किया और सुहानी के आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछा। क्या बात है सुहानी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुहानी ने शुरू से अंत तक सारी कही बातें कही, फिर से सुबकने लगी। मयंक की आंखों में खून उतर आया। उसकी मुट्ठी भीज गई। उसकी धमनियों का रक्त जैसे निचुड़कर उसके चेहरे पर उतर आया। उसने सुहानी को देखा। वो अभी भी रोए जा रही थी और डरी हुई थी। मयंक ने उसे खींचकर अपने बाहों में कसकर भर लिया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगा और प्यार से उसका सीट सहलाने लगा। सुहानी को इसकी सख्त जरूरत थी। वो मयंक के पहलू में आकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई मासूम हिरनी किसी खूंखार भेड़िए के चंगुल से निकलकर अपनी माँ के गोदी में आ गई हो। थोड़ी देर बाद मयंक ने समझाने पर सुहानी रिलैक्स हुई। तब मयंक उस महिला के पास पहुंचा और बोला, आंटी आपका ये एहसान मैं जीवन भर याद रखूंगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। महिला ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बच्ची बहुत घबराई हुई है, उसे घर ले जाओ। मयंक ने धन्यवाद बोला और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखवाई। सुहानी का बयान रिकॉर्ड हुआ और फिर सारी जानकारी देकर दोनों वापस अपने घर की तरफ चले। सुहानी बार बार अपने साथ हुई घटना को याद करके सिहर जाती। आज वो बाल बाल बची थी। जरा सा भी देर हो जाता तो उसकी इज्जत, उसकी आबरू एक पागल संकी दरिंदे के सनक के तले रौंद जाती। अगले दिन सुबह उसके फ्लैट के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मयंक उठकर गया तो देखा कि इंस्पेक्टर पटवर्धन खड़े हैं।
इंस्पेक्टर पटवर्धन की उम्र लगभग 40 साल की थी। आंखें बिलौरी और मोटी सी मूंछ थी। वो बहुत ही घाघ और काबिल इंस्पेक्टर था। उसने एक रजिस्टर पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मयंक ने कहा, जरूर जी जरूर, आइए। उसने आते ही अपनी बिलौरी आंखों में पूरे फ्लैट का मुआयना किया। उसकी आंखें हर चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही थी और फिर बिना कुछ कहे सोफे पर धंस चुका था। मयंक ने कहा, सर चाय पानी कुछ लेंगे? उसने फॉर्मेलिटी अदा की। पटवर्धन ने छुटते हुए बोला, जी पानी लूंगा। मयंक ने कहा, जी जरूर, और फिर पानी लेने चला गया। अंदर से पानी और एक बिस्कुट का पैकेट लेकर उसने पटवर्धन के सामने पड़े कांच के टेबल पर रखा। पटवर्धन ने बिना कुछ बोले बिस्कुट का पैकेट फाड़ा और बिस्कुट खाने लगा और पानी पीने के बाद अपने नीचे रखे हुए रजिस्टर को उठाया और बोला, हाँ जी, कहाँ है आपकी वाइफ? बुलाइए जरा उनको। मयंक ने सुहानी को आवाज दी। सुहानी अंदर से बाहर आई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा था और होठ सूखे थे और फिर उसको बुखार भी था। वो आई और मयंक के बगल सोफे पर बैठ गई। इंस्पेक्टर पटवर्धन ने सुहानी को घूरा, जैसे उसकी आंखें सुहानी के चेहरे पर चिपक गई थी। सुहानी उन नजरों का सामना नहीं कर पाई और उसकी नजर झुक गई। हाँ तो मैम, आप बताइए, आपके साथ घटी घटना को कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ वैसे ही बताना जैसे हुआ था। पटवर्धन का सर्द स्वर गूंजा। सुहानी ने सब कुछ वैसे का वैसा बताया। पटवर्धन रह रह कर कुछ अपनी रजिस्टर में कुछ नोट करने लगा। जब सुहानी चुप हुई तो पटवर्धन ने कहा, मयंक जी, आप और आपकी वाइफ क्या घटना स्थल पर चल सकते हैं? मयंक ने कहा, जी अभी? जी हाँ, अभी तुरंत, मुझे मौके का मुआयना करना है। मयंक ने सुहानी की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि चलना है कि नहीं, और सुहानी की हाँ होते ही मयंक ने कहा, जी ठीक है, चलिए। फिर तीनों घटना स्थल पर पहुंचे और सुहानी ने कहा, सब सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू की। पटवर्धन की नजर बिल्कुल पैनी और तेज थी। वो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसने ग्लव्स वाले हाथों से सुहानी का फटा कपड़ा उठाया और फिर ध्यान से बस जगह को देखने लगा जहाँ शिवम सुहानी को खींच कर ले गया था। अचानक वहां झुका और जमीन पर गिरा कुछ उठाकर एक जिपलॉक पाउच में रखा। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। फिर अचानक वहां एक तरफ गौर से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वो उस तरफ गया जिधर देख रहा था। लगभग 100 मीटर चलने के बाद उसने एक गड्ढा देखा। वो उछल पड़ा और बोला, यस, वेरी गुड, जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। फिर वो मयंक के पास आया और बोला, तुम्हारी वाइफ की किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत और जिंदा है, क्योंकि जिस गैंग के हाथ में वो पड़ी थी उसने 25 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। इंस्पेक्टर पटवर्धन इन्वेस्टिगेट करते करते एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। फिर सारा मामला एकदम क्लियर है। शिवम ने मेरी पत्नी का रेप करने की कोशिश की। आप उसे गिरफ्तार कीजिए। इतना जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? सीधा उसे गिरफ्तार कीजिए। मयंक गुस्से से बोला। मयंक, मामला जितना सीधा समझ रहे हो उतना है नहीं। ये तुम्हारी पत्नी को रेप का मामला नहीं है। इसके तार कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जुड़े हैं और मैं उसी की जांच पड़ताल में जुटा हूँ। तुम्हें पता है इसके पहले ये हादसा 25 लड़कियों के साथ हो चुका है। तुम्हारी पत्नी 26वीं थी। वो इस लड़की की बहादुरी ने इसे बचा लिया। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर इंस्पेक्टर पटवर्धन मयंक को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचे। उस गड्ढे से बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही थी। मयंक ने अपना नाक बंद कर लिया। तुम्हें पता है इस गड्ढे में क्या है? पटवर्धन ने कहा। नहीं सर, मयंक ने कहा। शायद इस गड्ढे में उन लड़कियों की लाशें हैं जिन्हें तुम्हारी पत्नी से पहले मार दिया गया था। मैंने अपनी टीम को बुला दिया है, वो अभी आते ही होंगे। मयंक के सुनकर सिहर गया कि उसकी पत्नी सुहानी की भी हत्या होने वाली थी। वो आंखें फाड़ कर इंस्पेक्टर पटवर्धन को देख रहा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो, और पटवर्धन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। ये एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका काम है लड़कियों का किडनैप करना और उसके अंगों को निकाल कर बेच देना। लेकिन तुम्हारी पत्नी भागने में सफल हो गई और शायद अब ये गैंग मेरे पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी पटवर्धन की टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने गड्ढे की तरफ इशारा किया और वहां पर खुदाई शुरू हो गई। मयंक ने देखा कि वहां से सड़ी लाशों का जखीरा निकलता गया। चारों तरफ लाशों की बदबू फैल गई। मयंक को उबकाई आने लगी और वो भागकर सड़क के किनारे आ गया, जबकि पटवर्धन सिर्फ नाक पर रुमाल रखकर खुदाई करवाता जा रहा था।
देखते ही देखते वहां पर मानव कंकाल का ढेर लग गया। इंस्पेक्टर पटवर्धन ने सब लाशों को सील किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ मयंक के पास पहुंचा। मयंक का बुरा हाल था। उसने ऐसा सब पहली बार देखा था। वो जिसे एक मामूली सा बदला सोच रहा था, वो क्या निकला। उसका हल्क सूख चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। मयंक बार बार सुहानी का अंजाम सोचकर सिहर जाता। अगर थोड़ा सा चुक जाता तो आज सुहानी इन्हीं ढेर में पड़ी होती। इंस्पेक्टर पटवर्धन बोला, मयंक घर चले, आपके थोड़ा सा ही पूछताछ बाकी है। मयंक ने बड़ी मुश्किल से जी बोला, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। मयंक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अरे पटनायक, तुम मेरी गाड़ी लेकर आओ, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, पटवर्धन ने अपने सिपाही को कहा। ओके सर। फिर पटवर्धन ने सीट संभाली और मयंक के घर पहुंचा, जबकि सुहानी और मयंक पीछे सीट पर बैठे थे और दोनों को ही शौक लगा था। किसी तरह दोनों ऊपर पहुंचे और सोफे पर धम से बैठ गए। पटवर्धन पीछे पीछे आया और आराम से मयंक के सामने बैठ गया। सुहानी जी, आप एक बात बताइए, शिवम से आपकी शादी किसने तय की थी? पटवर्धन ने कहा, मेरे पापा ने। लव का कोई चक्कर था क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो आपके पापा जी को शिवम के घर का पता मालूम होगा, पटवर्धन ने पूछा। जी होना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप बिना घर द्वार देखे भले अपनी बेटी की शादी नहीं करता। मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सुहानी ने कहा। और तुम्हारी माँ? पटवर्धन ने पूछा। सुहानी उदास हो गई और बोली, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए जानना जरूरी था। क्या आप मुझे पापा का पता दे सकती है जिससे मैं शिवम के घर का पता लगाऊं? जी जरूर। और सुहानी ने अपने घर का पता बता दिया। अच्छा एक बात बताना, जब आपको उन लड़कों ने पकड़ा था तब क्या किसी ने कोट पैंट पहना था? पटवर्धन ने पूछा। नहीं, उनमें से किसी ने कोट पैंट नहीं पहना था, सुहानी ने सोचकर जवाब दिया। सुहानी का ये जवाब सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें चमक गई और उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने 2 सिपाही यहाँ दोनों की सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है? क्यों सर, वो फिर आ सकता है क्या? सुहानी डर गई। सच बोलूं तो हाँ, पटवर्धन ने कहा। और आ सकता है कि नहीं? जरूर आएगा, आपको मारने की, क्योंकि जिन लोगों की लंका में तुम दोनों ने आग लगाई है वो मेरे एरे गेरे गुंडे नहीं बल्कि बहुत बड़े गिरोह के सदस्य हैं। और अब उन सब की पूंछ मेरे हाथ में है, जल्दी उनकी गर्दन भी मेरे हाथ में होगी। चूंकि तुम दोनों मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे सिपाही 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। और ये रहा मेरा नंबर, जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना और बिना मुझसे पूछे या बिना सिपाही को बताए घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? और पटवर्धन फ्लैट से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर के जाते ही सुहानी डर कर रोने लगी और मयंक से चिपक गई। मयंक, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं? मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। शिवम और उसके पापा मेरे पापा की बेइज्जती करते रहे, इसी वजह से मैंने बोला था। तुम बताओ मैंने क्या गलत किया था? मयंक ने कहा, नहीं सुहानी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। और तुम घबराओ मत, मैं अपनी सुहानी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुहानी। तुम मेरी हो, मेरी जिंदगी हो, मयंक ने प्यार से सुहानी को समझाया। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुहानी अभी भी रो रही थी। हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई है सुहानी, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मयंक ने धीरज बढ़ाया। लगभग 1 घंटे बाद मयंक के घर के बाहर 2 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए। मयंक के मम्मी पापा आ चुके थे। सुहानी अपने सास को पाकर किसी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। सुहानी की सास ने उसे समझाया, तब जाकर सुहानी थोड़ी नॉर्मल हुई और उसे अब थोड़ा हिम्मत आई और राहत भी मिली। मयंक के पापा भी आ गए थे, तो मयंक भी अब सुहानी को छोड़कर कहीं भी जा सकता था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर का फोन आया कि जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचो। मयंक पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी वो गाड़ी जो सुहानी से उन लड़कों ने छीन ली थी वो वहां पर खड़ी मिली। मयंक ने गाड़ी देखी और सीधा इंस्पेक्टर पटवर्धन से मिला। पटवर्धन टेबल के पीछे बैठे थे। मयंक को आता देख वो बोला,
आइए आइए मयंक बाबू आइए। सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? अरे तुम्हारी वो गाड़ी हमें मिल गई है जो उन लोगों ने तुम्हारी पत्नी से छीन ली थी। हमने सोचा आपको वापस कर दे। कहाँ मिली सर, और किसने चुराई थी? क्या वो लड़के भी मिल गए? मयंक ने एक साथ पूछा। अरे क्यों घबरा रहे हो, गाड़ी मिल गई है तो वो भी जल्दी मिल जाएंगे। पटवर्धन मुस्कुराया, फिर अचानक से ही बहुत गंभीर हो गया और बोला, और एक बात बताओ, वे लड़के मेरे आंखों के सामने हैं, उन्हें जब भी चाहूं हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका वो बॉस भी पकड़ा जाए जिनके इशारे पर वे ये सब कर रहे हैं, जो अभी तक अंधेरे में है। लेकिन मेरा वादा है कि बहुत ही जल्द सब सलाखों के पीछे होंगे जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। बाय द वे, ये रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी, तुम यहाँ सिग्नेचर करके उसे ले जा सकते हो। पटवर्धन ने एक रजिस्टर आगे बढ़ाया और मयंक ने अपना नाम पढ़कर उसके सामने सिग्नेचर कर दिया। चाबी लेकर निकल गया। 2 दिन और बीत गए। लगातार 5 दिनों से सुहानी घर के अंदर थी। आज उसके पापा आए हुए थे। उन्होंने सुना कि ये हादसा हो गया तो वे सुहानी को देखने आए थे। सुहानी आज बहुत खुश थी क्योंकि इसके पापा बहुत दिन बाद उससे मिलने आए थे। आज उसका बाहर जाने का मन था। उसने मयंक से रिक्वेस्ट की, लेकिन मयंक ने मना कर दिया। तब मयंक के पापा ने कहा, कब तक उन लड़कों से डरकर हमारी बच्ची घर में बैठी रहेगी? आज उसके पापा आए हैं, ले जाओ, उन्हें घुमा दो। और फिर मयंक ने ना चाहते हुए भी उसे सुहानी और सुहानी के पापा को बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन उसने जाने से पहले इंस्पेक्टर पटवर्धन को सूचना दे दी थी। सुहानी ने खूब मस्ती की। वो और पापा बहुत देर तक बात करते रहे। उसके पास ढेर सारी बातें थी जो अपने पापा को बतानी थी। फिर सबने खाना खाया और मयंक ने मम्मी पापा के लिए खाना पैक किया और वापस घर की तरफ चले। अभी आधा दूरी ही पहुंचे थे। मयंक को लगा कि उसको नींद आ रही है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। उसकी आंखें अनायास ही बंद हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी और उसके पापा सो चुके थे। उसने सुहानी को दोबारा पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसने साहस बटोरकर सुहानी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुहानी का सिर एक तरफ लटक गया। ऐसा लगा उसमें जान ही ना हो। फिर उसने सुहानी के पापा को हिलाया, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। मयंक ने अपनी गाड़ी एक साइड में करके बंद की और उठाने की कोशिश की, लेकिन उठ ना पाया। उसे तेज का चक्कर आया और वो स्टीयरिंग पर गिर गया और अपना सूद बूद खोता चला गया। मयंक, सुहानी और किशन जी तीनों बेहोश हो चुके थे। तभी अचानक एक गाड़ी उनके बगल आकर रुक गई और उसमें से 2 नकाबपोश लड़के निकले और उन्होंने मयंक को उठाकर पीछे डाला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। लेकिन उनकी ये हरकत किसी 2 आंखों से छुपी नहीं रह पाई, जो लगातार सुहानी और मयंक के पीछे तब से थी जब से वो घर से निकले थे। और उनकी गाड़ी के निकलते ही वो आंखें उनकी गाड़ी के पीछे बिना किसी आवाज और शोर के चुपचाप लग चली गई। वे लड़के सुहानी, मयंक और किशन को लेकर शहर के बाहर एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर ले गए, जहां पर दरवाजे पर गार्ड्स बंदूक लेकर खड़े थे। एक लड़का बाई साइड से उतरा और गार्ड के पास जाकर कुछ बोला। गार्ड ने गेट खोल दिया और पूरी गाड़ी अंदर चली गई। मयंक को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक कमरे में बंद है। उसका हाथ बंधा हुआ है और मुंह पे टेप चिपकाई हुई है। उसने इधर उधर नजर मारी तो उसने देखा कि सुहानी एक कोने में अभी भी बेहोश पड़ी थी। मयंक सुहानी के पास गया और उसे किसी तरह उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, तुझे होश आ गया? मयंक ने गूं गूं करके उसे अपने मुंह की पट्टी खोलने के लिए कहा। उस आदमी ने मयंक के मुंह की पट्टी खींच दी। मयंक ने लंबी सांस ली और बोला, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें यहाँ क्यों लाए हो? बेहोश क्यों किया? उस आदमी ने कहा, तेरे सभी सवालों का जवाब अभी बॉस दे देंगे। अभी चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे। और चला गया। मयंक सुहानी के पास पहुंचा और उसे फिर से उठाने लगा। सुहानी हल्की सी कुनमुना गई थी। उसे हल्का हल्का होश आने लगा। मयंक ने सुहानी को आवाज लगाई। सुहानी ने आंख खोल दी और उठकर बैठ गई। उसके भी मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। मयंक ने किसी तरह अपने दांतों से उसकी टेप छुड़ाई। सुहानी का मुंह खुलते ही वो रोने लगी। मयंक ने कहा, सुहानी तुम मेरी हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। मैंने इंस्पेक्टर को चलते समय फोन कर लिया था, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सुहानी को अचानक अपने पापा की याद आई और बोली, मयंक पापा कहाँ है? पता नहीं सुहानी, जब मुझे होश आया तो कमरे में तुम और मैं ही थे। तभी अचानक 3 लड़के कमरा खोलकर कमरे में आए
और सुहानी और मयंक को खींच कर ले जाने लगे। मयंक चीखा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो? उसमें से एक लड़का बोला, चुपचाप चलता रहे, ज्यादा चू चपेट की ना तो कहानी खत्म कर दूंगा यही, बॉस ने बुलाया है, चल। लगभग 50 मीटर चलने के बाद मयंक और सुहानी एक बड़े से हॉल में थे। वहां पर लगभग 20 लड़के थे और उन सब का बॉस सबसे पीछे एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे बहुत तेज रोशनी जल रही थी जिससे सबकी आंखें चुंधिया रही थी और उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने काले रंग का कोट पैंट पहना था और आंखों पर काला चश्मा लगा था। मयंक ने बहुत गौर किया परंतु उसको उस आदमी का चेहरा नहीं दिख पाया क्योंकि उसके पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी और कोई भी उसे गौर से नहीं देख पा रहा था। अब मयंक ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। अचानक वो चौंक पड़ा क्योंकि शिवम भी यहीं पर था। तो क्या शिवम इस आदमी के लिए काम करता था जो कुर्सी पर बैठा है? और ये कौन है? मयंक का दिमाग फटने लगा। खोल दो इन दोनों को, भरोई से आवाज गूंजी और उस व्यक्ति के मुंह से निकली थी जो कुर्सी पर बैठा था। तुरंत ही उसका एक गुर्गा आया और दोनों की रहस्या खोल दी। सुहानी तो दौड़ के आकर मयंक से चिपट गई। वो काफी सहमी सी लग रही थी और बहुत ही घबराई हुई थी। खैर, घबराया तो मयंक भी था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़े हो? हम कौन हैं ये छोड़ दे बच्चे, हम क्या चाहते हैं ये तेरे लिए जानना जरूरी है, बॉस ने बोला। उसकी आवाज बड़ी सर्द थी, ऐसी कि सुहानी के पूरे बदन में जुरजुरी सी दौड़ गई। हम तेरी मौत चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों को उठा के यहाँ ले आए हैं। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुहानी बोली। क्योंकि तुमने हमारे लड़के को देख लिया है और तुम हमारे खिलाफ सबसे बड़े गवाह हो और मैं अपने धंधे में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, बॉस घुर्राया। सुहानी हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वादा करते हैं। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हाँ, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हाथ में आए गवाह को छोड़ दे। उसकी हंसी सुहानी के तन बदन को सिहारने के लिए काफी थी। खत्म कर दो इन दोनों को, अचानक बॉस ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों से जैसे अंगारा निकल रहा था। एक लड़का बड़ी सी चाकू लेकर लपका और मयंक के पास पहुंचकर जैसे ही उसको चाकू मारने वाला था तभी धाय, सनसनाती हुई गोली उसके हाथ में लगी और उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। सब चौंक पड़े और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। वहां इंस्पेक्टर पटवर्धन हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े थे और उसके पीछे करीब 25 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े थे। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और पुलिस वाले पूरे हॉल में सबको घेर कर खड़े हो गए। पटवर्धन आराम से चलता हुआ आया और बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम अंदर कैसे आए और हमारे आदमी कहाँ हैं? बॉस आश्चर्य से चिल्लाया। तुम्हारे सारे आदमी या तो मारे जा चुके हैं या पुलिस के कस्टडी में है। अब तुम्हारी बारी है बॉस, पटवर्धन ने शांति से कहा। सब चौंक गए और सबसे ज्यादा चौंका बॉस। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। मयंक और सुहानी का तो बुरा हाल था। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जिंदा है। अरे वो पटनायक है, पीछे वाली लाइट बंद करके नॉर्मल लाइट जला जरा, ये दोनों भी तो देख ले इसका असली चेहरा, पटवर्धन ने अपनी सिपाही से कहा। उसके चेहरे पर न समझने आने वाली एक मुस्कान थी। पटनायक ने तुरंत ही आदेश का पालन किया और जैसे पीछे की लाइट बंद होकर हॉल की लाइट जली, सब उछल पड़े और सबसे ज्यादा उछली सुहानी। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, पापा आप? जी हाँ बॉस, और कोई नहीं, सुहानी का पापा किशन था। मयंक का तो सदमे से बुरा हाल था। सुहानी जब सदमे से बाहर निकली और स्थिति का अंदाजा होते ही फफक फफक कर रोने पड़ी और चीखी, क्यों? आखिर क्यों? आपको ये सब करने की जरूरत पड़ गई पापा? बोलो ना, क्यों किया आपने ऐसा पापा? मत कह अपनी गंदी जुबान से पापा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे सख्त नफरत है तुझसे और तेरे इस शक्ल से।
किशन गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में सुहानी के लिए सारे जहां की नफरत भरी थी। 20 साल तक मैंने तेरे मुंह से ये शब्द सुने हैं। मुझे नफरत हो गई है पापा शब्द से, और तेरे मुंह से तो ये सुनकर तो जैसे मेरे कान में कोई पिघला शीशा डाल रहा हो। किशन दांत पीसकर बोला, लेकिन क्यों? आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर क्यों आप मेरे लिए अपने दिल में ऐसी नफरत पाल बैठे हैं पापा? सुहानी पागलों की तरह चीखे जा रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। सुहानी के वो सदमे से बुरा हाल था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी होगा और उसके पापा ही उसकी जान लेने के पीछे पड़ेंगे। क्योंकि तेरी माँ ने मेरे साथ खेल खेला था। और हाँ, एक बात, ना मैं तेरा पापा हूँ और ना ही तू मेरी बेटी। तू सिर्फ अपनी माँ की बेटी है। जानना चाहती है क्या हुआ था? तो सुन, तेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब तू 6 महीने की थी तो उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई थी और वो मर गए। मैं तेरे पापा के कंपनी में नौकरी करता था। मुझे पता था कि तेरे पापा के पास बहुत पैसा है और अब वो सारा पैसा तेरे माँ के नाम हो गया। मैंने तेरे माँ को किसी तरह अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। दिल पर पत्थर रखकर तुझको अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा कि मौका मिलते ही तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊंगा। जब भी तुझे देखता तो मेरे सीने पे सांप लौटता। लेकिन पता नहीं कैसे 1 साल बाद तेरे माँ को मेरे इरादों की भनक लग गई कि मैंने उससे पैसों के लिए प्यार का झूठा नाटक किया है और दिखावे की शादी की है। बस उस दिन से वो सतर्क हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी और ये शर्त लगा दिया कि जब तक तेरी शादी होगी तब तक तू ये पैसा नहीं निकाल पाएगी। जब तेरी शादी होगी तब तू ये पैसा निकाल पाएगी, वो भी अपनी पति के सहमति से। और फिर मेरे सारे खाते बंद करवा दिए। अब मैं एक एक पैसा का मोहताज हो गया हूँ। हर चीज के लिए तुम्हारी माँ के सामने आना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो मेरे हाथ से निकल गया था। किशन बोले जा रहा था और मयंक और सुहानी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। और इसी वजह से तुमने सुहानी की मम्मी यानी निर्मला देवी का खून कर दिया। अचानक से इंस्पेक्टर पटवर्धन बोला। उसके चेहरे पर तो जैसे रहस्य ही रहस्य थे। किशन चौंक पड़ा और साथ में चौंक पड़े मयंक और सुहानी। किशन बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? उसे आश्चर्य हो रहा था। पटवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद है मयंक, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गया था तो तुमसे पानी मांगा था? दरअसल मैंने तुम्हारे शर्ट पर सुहानी के बाल देखे थे जो शायद टूटकर तुम्हारे शर्ट पर चिपक गया था। तुम्हारे अंदर जाते ही वो बाल मैंने ले लिया था और जब तुम्हें और सुहानी को लेकर मैं घटनास्थल पर पहुंचा था, मैंने वहां से लाशें निकलवाई। पोस्टमार्टम में सभी लड़कियों की मौत 1 से 2 साल के भीतर हुई थी, लेकिन एक लाश उसमें से भी थी जिसकी मौत 15 साल पहले हुई थी। उस लाश का सिर्फ कंकाल ही बचा था, बाकी सब खत्म हो चुका था। मेरा माथा घूम गया। मैंने उसकी उम्र निकलवाई तो लगभग 30 वर्ष थी और मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवा दिया और अचानक मुझे उस बाल की याद आई तो मैंने उसका भी डीएनए टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो मैं चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है कि ये लाश और वो बाल डीएनए से सेम करता है। मुझे लगा हो ना हो इन सारे मौतों का कोई ना कोई कनेक्शन सुहानी से है। मयंक और सुहानी पटवर्धन को ऐसे देख रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा जादूगर की जादूगरी देखने का आश्चर्य देख रहा हो। बस एक बात समझ में नहीं आई कि हत्या क्यों की गई। पटवर्धन बोला, क्योंकि निर्मला मुझे एक एक पैसे को तरसा दी थी। उस दिन से मैं उसे पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी और हमारा इस बात पर झगड़ा हो गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में चाकू उसके पेट में घुस गया और वो वहीं मर गई। किशन दांत पीस कर बोला, मैं बुरी तरह डर गया और फिर मैंने रात के अंधेरे में उस सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश को उसी गड्ढे में दफन कर दिया और फिर पोस्टमार्टम हाउस से ऐसी लाश लाया जिसका चेहरा एक्सीडेंट में बुरी तरह बर्बाद हो चुका था और वो कद काठी से बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी थी और चारों तरफ खबर फैला दी कि एक्सीडेंट में मेरी पत्नी मर गई है। सुहानी का सब्र जवाब दे गया। दुख और सदमे से वो चीख पड़ी, तुम इंसान नहीं, हैवान हो। तुमने मेरी माँ को मार दिया, मुझसे मेरी माँ छीन ली। आज तक मैं तुझे अपने पापा जैसा प्यार करती रही। सुहानी बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो पागलों की तरह चीखे जा रही थी।
उसकी आंखों से गंगा जमुना फूट पड़ा। चुप, बिल्कुल चुप। नफरत थी मुझे तेरी माँ से, उसने मेरे इरादों को नाकाम कर दिया। कहने को तो मैं करोड़पति था, लेकिन निर्मला ने मुझे भिखारी बना दिया था, जो अपने लिए एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता था। और तू करोड़पति थी, उसने ऐसा लीगल वसीयत तैयार करवाया जिसमें साफ साफ गेम खेल दिया था उसने। मुझे तुझको तब तक पालना पड़ता जब तक तेरी शादी ना हो जाती। अगर बीच में तुझे कुछ हो जाता तो सारा पैसा किसी ट्रस्ट को चला जाता, और मैं नहीं चाहता था। मैं तुझे पालने लगा। हर समय तू मेरी आंखों में कांटा बनकर चुभती रही, लेकिन मैं मजबूर था। तभी एक सिपाही शिवम के पापा को पकड़ कर लाया। सर, इसे आप लाने के लिए बोले थे ना, मैं लाया, सिपाही बोला। शिवम चौंक गया और साथ में चौंक गए सुहानी और मयंक, और किशन का हलक उसको देखकर ही सूख गया। गुड, वेरी गुड, पटवर्धन बोला। इसे पहचान रहे हो? पटवर्धन ने सुहानी और मयंक से एक साथ पूछा। जी, ये शिवम का बाप है, मयंक बोला। इंस्पेक्टर पटवर्धन मुस्कुराए और बोले, पता है सुहानी, ये शिवम का पापा नहीं है। इंस्पेक्टर पटवर्धन के होठों पर गजब की स्माइल थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी चिहुक गई। मयंक भी चौंक कर पटवर्धन को देखने लगा। जी हाँ, ये है भंडारी, जो बहुत बड़ा शराब का सप्लायर है। इसे मैंने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तुम्हें पता है सुहानी, जो तुम्हारी शादी शिवम के साथ हो रही थी, वो भी एक धोखा था। दरअसल भंडारी से किशन जी ने 20 लाख लिए थे शिवम के साथ शादी के बदले, क्योंकि किशन सही बता रहा था। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, भंडारी बोला। मैं और किशन एक दिन बैठकर शराब पी रहे थे और किशन ने ज्यादा पी ली, उसे चढ़ गई। तब वो अपनी मरी हुई पत्नी को गालियां दे रहा था। मैं उससे कारण पूछने लगा तो नशे में सब बकता चला गया। मैं लालच में आ गया और मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने कहा, अगर तू मुझे उन पैसों में 1 करोड़ दे तो मैं तुझे निर्मला की सारी दौलत दिलवा सकता हूँ। उसने हामी भर दी। तब मैंने सुहानी की शादी शिवम से करने का प्लान बनाया और शिवम को अपना बेटा बनाकर लाया। लेकिन किशन बहुत ही मक्कार था। उसने कहा, दुनिया को दिखाने के लिए तो मुझे शादी में खर्चा करना ही पड़ेगा, और मेरे पास से 1 पैसा भी नहीं है। तब मैंने किशन को 20 लाख उधार दिए और तय हुआ कि इसमें से 10 लाख का सामान बतौर दहेज मुझे वापस करेगा। उसमें एक कार भी शामिल थी। लेकिन किशन महाधूर्त, उसने मन में खोट आ गई और उसने सारा पैसा हड़प लिया और सिर्फ 5 लाख ही खर्च किया। उसकी ये हरकत देखकर मेरा पारा चढ़ गया और मैं आपे से बाहर हो गया और किशन को भला बुरा कहने लगा, क्योंकि ना गाड़ी थी और ना ही खास व्यवस्था। किशन ने सारे पैसे बचा के रखे थे। जब मैं किशन के ऊपर गुस्सा होगा तभी सुहानी ने बर्दाश्त नहीं किया और वो भड़क गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। सुहानी को याद आया कि कैसे भरे मंडप से उसने शादी के लिए मना कर दिया था। मैं क्या करता, मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। तभी मैंने देखा कि मयंक के पापा ने शादी करने की पेशकश रखी है और मयंक और सुहानी की शादी हो गई। हमारा प्लान मिट्टी में मिल गया। सुहानी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। वो फूट फूट कर रोने लगी। सदमे से उसका बुरा हाल था। मयंक ने उसे प्यार से उठाया और अपने सीने से चिपका रखा। सुहानी रोते हुए बोली, मयंक, क्या कोई पैसे के लिए इतना घिर जाता है कि ऐसे कर दे? अरे क्या हुआ, मैं इनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन मैं तो इन्हें पापा मानती थी। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? दुख और सदमे से उसका कलेजा फटे जा रहा था। वो जर जर हो रही थी। उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल वो सोच भी नहीं पाई। मयंक के पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका खुद का सदमे से बुरा हाल था। सुहानी की बात सुनकर उसकी भी आंखें भर आई। उसे सुहानी के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसने सुहानी को अपने बाहों में कस लिया और सोचने लगा कि स्वार्थ में आदमी कितना घिर जाता है कि प्यार को भी भूल जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें उन 25 लड़कियों को मारने की जरूरत क्यों पड़ गई? पटवर्धन ने किशन से सवाल किया। दरअसल जब सुहानी की शादी मयंक से हो गई थी तो ये भंडारी अपने 20 लाख रुपए वापस मांगने लगा और मेरे पास तो पैसे नहीं थे। जो भी इसने दिए थे सब शराब सबाब में उड़ चुके थे। तब मैंने ही लड़कियों को लूटने का प्लान बनाया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्हें लूटने के बाद उनकी हत्या करके उसी गड्ढे में लाश दफन कर देता। बाद में एक हॉस्पिटल से मेरी सेटिंग हो गई थी और मैं उनके अंगों को निकाल कर बेचने लगा
और मुझे मोटा मुनाफा होने लगा। और ये काम मैं खुद नहीं करता था, हर के लुटेरे से करवाता था। मैं लूटा हुआ सामान लड़कों को दे देता था। उस दिन सुहानी के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन शिवम की नीयत उस पर खराब हो गई और वो सुहानी का रेप करने चला गया, जहाँ पर मौका पाकर सुहानी भाग गई। और फिर आज उसी की वजह से मैं पकड़ा गया। आपको कैसे शक हुआ कि सुहानी का पापा यानी किशन ही बॉस है? मयंक ने इंस्पेक्टर से पूछा। जब सुहानी ने अपने साथ हुई घटना बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ बदला लेने के लिए ही सुहानी को पकड़ा गया था। और उसकी बात सुनकर मेरा माथा घूम गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ बदला लेने के लिए कोई ऐसा कर सकता है। मैं उस जगह गया जहाँ पर यह घटना घटी, और जब मैं जांच कर रहा था तभी मुझे जमीन पर एक कोट का बटन मिला। मैं झुककर उसे उठाने लगा, तभी मुझे पैरों के हल्के से निशान दिखाई पड़े जो घास की तरफ जाकर गुम हो गए। मैंने गौर किया तो मुझे दिखा कि जिधर से लाश खींचकर गड्ढे में डाली जाती है वहां ही घास हल्के से दब गई थी। और मुझे एक कौवा भी दिखा जो गड्ढे से मांस नोच कर ले जा रहा था। बस मैंने तुरंत ही गड्ढे से लाश निकलवा लिया। फिर जब मैं तुमसे पूछताछ करने लगा, तुम्हारे घर आया, तो मैंने सुहानी से पूछा कि किसी लड़के ने कोट पहना था क्या। उसने मना कर दिया। मैं समझ गया कोई एक शख्स और है। और जब मैं किशन से मिलने के उसके घर गया तो अचानक मेरी नजर उस कोट पर पड़ गई। इसका एक बटन मेरे पास था, उस कोट में भी एक बटन कम था। और फिर मुझे निर्मला की मौत, उसका सुहानी से डीएनए मिलना, तुम्हारा इन हत्याओं से रिश्ता भी समझ में आ गया। मुझे समझते देर न लगी इन हत्याओं के पीछे कौन है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें सुरक्षा दी, ताकि किशन बौखला जाए और कोई गलत कदम उठाए और मुझे उसको ठिकाने लाने का मौका मिल जाए और रंगे हाथ पकड़ लूं। तुम्हें मेरे इस ठिकाने की जानकारी कैसे हुई? किशन ने पटवर्धन से पूछा। शक तो तुम पर पूरा पूरा था, और जब तुम अचानक मयंक के घर धमक पड़े तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैंने तुरंत मयंक के मम्मी पापा को फोन करके सुहानी पर हुए हमले की सूचना दी और सारी स्थिति बताई कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मयंक और सुहानी की चिंता थी। बस वो भागे और शाम तक यहाँ पहुँच चुके थे। अब 24 घंटे सुहानी तुम्हारी यानी कि अपनी सास के साथ रहती हुई। किशन का सुहानी को मारने का प्लान फेल हो गया। तब इसने बाहर जाने के लिए सुहानी को उकसाया और मयंक को मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन मयंक ने मुझे बता दिया था, इसलिए मैंने अपना एक आदमी सादे कपड़ों में तुम दोनों के पीछे लगा दिया, जो पल पल की अपडेट मुझे दे रहा था। जब इसने तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई तभी भी वो वही था, और उसने ही मुझे यहाँ की सूचना दी और मैं सही समय पर हाजिर। पटवर्धन अभी भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन ये भी तो बेहोश हुआ था, मयंक ने कहा। ये बेहोश नहीं हुआ था, इसने बेहोशी का नाटक किया था ताकि तुम्हें उस पर शक ना हो। अचानक जैसे सुहानी का दिमाग घूम गया तो उसने झपट कर किशन का गिरबान पकड़ लिया और तड़ातड़ चाटे बरसाने लगी और अलग अंदाज से चिल्लाने लगी। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा मेरी माँ को? क्यों बना दिया अनाथ मुझे? लालची, स्वार्थी। अगर तू एक बार भी बोल देता ना कि मुझे दौलत चाहिए तो मैं उफ तक नहीं करती, लेकिन चंद सिक्कों के लिए तूने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक बच्चे को उसकी माँ के ममता से अलग कर दिया। तो इंसान नहीं, हैवान है, दरिंदा है। तूने मासूम लड़कियों की जान ली है। थू है तुझ पे, आप थू। और सचमुच सुहानी ने किशन पर थूक दिया। उसकी आंखों से जैसे ही आंसुओं का सैलाब छूटा, मयंक ने सुहानी की ये हालत देखकर उसे अपने पास ले लिया। ऐसा लग रहा था सुहानी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, और हो भी क्यों ना, उसके साथ खेल ही इतना बड़ा खेला गया था। खेलने वाला भी कौन, जिसे वो अपना पापा मानती थी और जिसकी उंगली को पकड़कर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। फिर पटवर्धन ने सबको गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गया। दूसरे दिन सुहानी को निर्मला देवी की लाश सौंपी गई। लाश क्या थी? सिर्फ हड्डियां का कंकाल था, बाकी सब तो खत्म हो गया था। इसका अंतिम संस्कार मयंक ने विधि विधान से किया। सुहानी का रो रो के बुरा हाल था। सुहानी की सास और ससुर रंजित ने उसे समझाया और फिर उन्होंने धीरज बढ़ाया। मयंक जानता था कि सुहानी किस दौर से निकली है और उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो वो है मयंक की। और मयंक सुहानी के साथ खड़ा रहा, अडिग अचल निरंतर। उसने सुहानी को अपने सीने में भींच लिया और बोला, सुहानी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ही माँ पापा आज से तुम्हारे माँ बाप हैं।
और फिर मैं तो हूं ना, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। तुम मेरी हो सुहानी, सिर्फ मेरी, और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो किसी भी पैसे का मोहताज नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो। आज से सब भूल जाओ और मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारा प्यारा परिवार, बस। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी, और फिर तुम्हें भी तो पापा को पोता देना है और मुझे भी तो बाप बनना है। सुहानी मयंक से लिपट गई। सच है, मयंक को और उसका परिवार किसी देवदूत की तरह सुहानी की जिंदगी में आए थे, और मयंक तो उस पर जान देता था, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो बड़ी खुशकिस्मत थी कि उसे भी मयंक जैसा जीवन साथी मिला, जो सुख में दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा मिलता था। सुहानी सोचती कि जिसे अपना समझा वो पराया निकला, और जो पराये थे कैसे अपने हो गए। सच है, प्यार में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है, और स्वार्थी इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता।